बात हो रही है इस रीजन के हवाले से। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। जनरल साहब, क्योंकि भारत के बगैर ये डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन हमने ईरान डिस्कस किया, अफ़गानिस्तान डिस्कस किया, चाइना के साथ हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, लेकिन भारत जिसने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसकी बिना पर जारियत की, अग्रेशन किया, फिर मुँह की खाई, न सिर्फ अस्करी तौर पर बल्कि उन्होंने सिफारती तौर पर भी खाई है, लेकिन वो मान नहीं रहे अभी भी। आपने देखा है जयशंकर साहब के जो रीसेंट बयान हैं उसमें वो कहते हैं कि पहले उनको जेडी वैंस ने फ़ोन करके कहा नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है, और उसके बाद हमने भी वो हमला किया जवाबी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर खुद आए ये कहने के लिए सेक्रेटरी रूबियो कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। हैविंग सेड दैट, आप क्या समझते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने चंद ही रोज कबल ये कहा कि भारत दोबारा हमला भी कर सकता है। अब आप बताइए कि किस सिचुएशन में हम खड़े हैं भारत के साथ। नादिया, वी शुड हैव नो डाउट कि वी आर इन द वॉर विद द इंडिया जी। ये जो फितनल हिंदुस्तान की हम बात करते हैं और फितनल इसकी जो एप्लीकेशंस है इन द प्रॉक्सी फॉर्म, वो तो चल रही है जी। फिर वो आपको जिधर भी हर फोरम पे आपको आपका जिक्र करना चाहता है, गो के उसको डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट्स हो रही हैं, चाहे एससीओ हो या क्वाड की कॉन्फ्रेंस हो, वो पाकिस्तान का नाम डलवाना चाह रहे हैं, जहां पे पहले शायद वो आसानी से कुछ चीजों में पाकिस्तान का नाम डलवा लेते थे, तो दुनिया को उनको असल चेहरा नजर आ गया जी। देखिए, काइनेटिक एप्लीकेशन जो है हिंदुत्व आरएसएस की पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, वो ज्यादा बड़ी है मोदी के टाइम में। देखिए, डोवल साहब जो है वो डिफेंसिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन हम उनका सुनते रहते हैं, वो ब्लीड करना चाहते हैं, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर रहे थे। उनका डॉक्ट्रिन जरा प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट और डिनाइबल प्लॉजिबिलिटी के बीच में, लेकिन मोदी तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं जी। वो तो डिनाइबिलिटी में जाना ही नहीं चाहते, जो हाइब्रिड की फॉर्म है। वो कहते हैं जी मैं काइनेटिक में जाऊंगा, और जब तक ये माइंडसेट होगा तो वहां पे से किसी वक्त भी जंग का जो तबला जी वो बजाया जा सकता है। तो इसलिए बीइंग अ मिलिट्री, एक्स मिलिट्री, मैं कभी नहीं जी देखूंगा कि उनकी इंटेंशन क्या है। मैं देखूंगा कि कैपेसिटी कैपेबिलिटी उनकी है। इस वक्त उनकी मिलिट्री की कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अटैक पाकिस्तान। बट हैविंग सेड दैट, लीडरशिप जो है वो कुछ भी करवा सकती है। ये जो इस वक्त इंडियन मिलिट्री है जी, वहां पे स्ट्रेटेजिस्ट माइंड भी मौजूद हैं, अक्लमंद लोग भी मौजूद हैं। वो कभी इनको मशवरा नहीं देंगे कि आप मिलिट्री एप्लीकेशन करें, क्योंकि हमें वो पहले भी वो इसके हक में नहीं थी। इसलिए तो इन्होंने 3 3 स्टार जनरल्स, अगर आपको याद होगा, इंक्लूडिंग 1 फ्लैग ऑफिसर, डिप्टी एयर चीफ जो थे, वो उनको सैक किया, 2 लेफ्टिनेंट जनरल सैक किए, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान इन ऑल अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम, इन ऑल डोमेन्स हमें डिफीट करने की पोजीशन में है, और उनको मिलिट्री एम्बेरसमेंट हुई है। इसीलिए तो आप देखिए ना, कैप्टन शिव से लेके और सीडीएस चौहान तक कन्फेस कर रहे हैं कि हमारे नुकसानात हुए हैं, जो उन्हें पता है कि मिलिट्री एम्बेरसमेंट हुई है। इसको अभी इस तरीके से आप छुपा नहीं सकते। और पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या है, वो तो किसी वक्त भी ब्लेम डाल देगी मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। उन्होंने कर्नल, वो जो उनके ऑफिसर हैं, कैप्टन है, उन्होंने ब्लेम डाल दिया जी कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें रिस्ट्रेंट किया होता है। जैसे बहुत बड़ी पावर है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप मसाजिद पर और बच्चों पर हमला कर सकती है, वो आपको क्यों रोकेगी। और एक और चीज आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि जी हमने अलाउ कर दिया अपनी मिलिट्री को कि वो रिस्पॉन्ड करे जब भी वो जैसे बेहतर मुनासिब समझे। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो इनको अप्रूवल दी थी, तो उन्होंने उस अप्रूवल के मुताबिक कार्रवाई भी करने की कोशिश की। बट पाकिस्तानी रिस्पॉन्स वाज सच इमैकुलेट कि उसने इनको एम्बेरस कर दिया। दे वर आउट ऑफ बैटल इन इनिशियल 40 मिनट्स, और उनकी एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड फॉर 48 आवर्स। तो सब उसको अभी दुनिया जानती है, उसको कर लिया है। तो बिल्कुल जी, भारत किसी वक्त भी जंग कर सकता है, छेड़ सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। उनकी जो मिलिट्री अभी आरएसएस का मिलिटेंट विंग है, उनका राज जो है वो आरएसएस का इंटेलिजेंस विंग है। इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिसी आपको कम नजर आएगी, और हिंदुत्व की पॉलिसी जो है वो डोमिनेट कर गई है। रेडिकलाइज जो टेररिस्ट हैं उन्होंने टेक ओवर कर ली है। तो इस तरह का जो माइंड सेट है, जिनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का लेवल इतना लो है कि वो कहते हैं एक भी टेररिज्म का कोई एक्ट होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी कि कोई थर्ड पार्टी, कोई एक नॉन स्टेट एक्टर वो जाके 2 ग्रेनेड भी फाड़ देगा तो आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ शुरू हो जाएंगे। आप एक न्यूक्लियर वॉर, आई मीन एक नेबर के साथ
वॉर में चले जाएंगे। ये तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वहां की इस वक्त। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त एक फिर आप उनके जो फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में फिर रहे हैं, जिस तरीके से एम्बेरस हो रहे हैं, एक कंफ्यूज क्योटिक। तो जब आप कंफ्यूज और क्योटिक और एमलेस किस्म के पॉलिटिकल टेररिस्ट कमांड पे आ जाएं या बिग ऑफिसर्स में आ जाएं, तो उनसे कोई भी चीज किसी वक्त भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। जिस तरह दुनिया उनको इग्नोर कर रही है, तो दुनिया की अटेंशन दोबारा लेने के लिए वो बिल्कुल वॉर की तरफ जा सकते हैं। एंड पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड प्रिपेयरिंग मोर देन व्हाट वी आर। ये 71 नहीं है या 48 नहीं है, ये उनकी गलतफहमियां थोड़ी सी दूर हो गई हैं। लेकिन अब मैं ह्यूब्रिस नहीं होना चाहता, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहता। हम एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है इस रीजन में, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल तैयारी हालत में न रहे। ये वॉर की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नेशन तैयार रहे। होल ऑफ ए नेशन के बगैर हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। देखिए, जो बात जनरल साहब ने की, डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, और खुद इंडिया बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईसीओ समिट में भी जिक्र किया कि पानी अगर हमारा, जिस तरह से यूनिलैटरल उन्होंने डिसीजन लिया भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद, इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में डाला, एंड अगर हमारा पानी बंद किया गया तो इट्स गोना बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब भारत तो किसी मामले में बात नहीं करना चाहता, अमेरिका को वो करने नहीं दे रहा, वो कोई सालसी का किरदार कहता है, तीसरा फरीक को आने की जरूरत नहीं, और खुद टेबल पर आने को तैयार नहीं। अब ऐसे में फिर क्या रह जाता है? बिकॉज दे पुट द ट्रीटी इन अबेयंस, राइट? देखिए, जिस बैकग्राउंड की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मोदी साहब पे हम किसी सूरत एतमाद नहीं कर सकते, उनकी किसी बात पे एतमाद नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर ये कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एग्रेशन किया था, उसके बाद जो दो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये कि कश्मीर का इशू हाईलाइट हुआ है और इंटरनेशनलाइज हुआ है एक दफ़ा फिर, और दूसरा ये कि इंडिया ने जो ऐलान किया था कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उनका अभी तक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम कैसे एतमाद कर लें कि दोबारा इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है? मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने इसको पास की बात की है कि अभी वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हमारी तरफ से भी अभी तक ऑफिशियली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस को हमने खत्म कर दी है, इसलिए कि एग्रेशन इंडिया की तरफ से स्टार्ट हुआ था। और खास तौर पर जो इंडिया ने वार स्ट्रेटजी अपनाई है, वो बिल्कुल वही है जो इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर अपनाई हुई है। और इंडो इजराइल जो नेक्सस है वो इंतहाई खतरनाक है, इसलिए कि जो इजराइल ने ड्रोन यूज किए थे इजरायली, उसको इजरायली ऑपरेटर पीछे से बैठ के ऑपरेट कर रहे थे। अब उनके दोनों के जो आइडियोलॉजिकल मोटिव्स हैं वो बड़े डेंजरस है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उसी एक में स्पिरिट के साथ अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा कि जिसमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का लॉन्च करके हमने पाकिस्तान का डिफेंस किया, और अभी भी अगर कोई ऐसी एग्रेसिव मूव आती है तो उसे रोकने की तैयारी रखनी होगी। जहां तक इंटरनेशनल फोरम्स की बात है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक पॉजिटिव इंसेंटिव ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने जो हमें दिया था वो कश्मीर के ऊपर था कि एक दफा फिर सदर ट्रंप जैसे बंदे के मुंह से निकला कि जी दिस शुड बी रिजॉल्व। तो हमें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स है इसके ऊपर एक दफा फिर कश्मीर के इशू को लेकर जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इसका रिजॉल्व करें। अगर ये नहीं होता तो दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान ये टेंशन इसी तरह जारी रहेगी। जो फ्लैश पॉइंट है वो तो कश्मीर ही है। ज़मीर साहब, आप क्या कहेंगे? अभी हमारे पास एक महीने के लिए प्रेसिडेंसी भी है ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हाउ वेल वी कैन प्ले ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये हमारे बड़े, जिसे कहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और ये सारे तस्वीर तलब मसाइल इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हमारे पास यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, और इस दौरान, इस महीने के दौरान हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कश्मीर पे। और कश्मीर एक मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर है। वो पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके अंडर हम इसको उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली चाइना के साथ मिलके और दूसरे जो हमारे साथ जो मुल्क हैं उनके साथ हमें इस चीज़ के ऊपर डिबेट करवानी चाहिए, और होपफुली कोई एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी हमें वहाँ से निकलवाना चाहिए कि एटलीस्ट सेइंग कि जी इस सिचुएशन के ऊपर डायलॉग शुरू होना चाहिए, एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और उस प्रोसेस के अंदर जो रेलेवेंस है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ
बेसिस जो है सोल्यूशन का वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। Right. तो हमें जरूर अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान और उसके जो हामी हैं, और आई एम सॉरी टू से कुछ उनमें यूरोपियन कंट्रीज भी मिल जाएंगी, वो उसको ट्राई करेंगी, जाहिरी तौर पर नहीं लेकिन अंडर बैकग्राउंड Right. में करेंगी कि नहीं ये ना करें वो ना करें। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है कि सोल्यूशन होना चाहिए। सो दिस विल पुट द अमेरिकन्स इन अ टाइट सिचुएशन, अमेरिकन डिप्लोमेसी, कि जो अपना उनका प्रेसिडेंट कह रहा है वो उसको वो किस तरह से अपोज करेंगे। सो आई थिंक वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी।